नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक के विषय में देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है और वह किस तरह से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाता है, उसको हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के विषय में। सबसे पहले जो वंशों का क्रम है वह हम फिर से देख लेते हैं। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, तुगलक के बाद सैयद वंश, लोदी वंश और उसके बाद फिर से मुगल वंश आएगा। मुगल के बाद सूरी और सूरी के बाद मुगल वंश। तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये चार आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि गयासुद्दीन का जो शासनकाल है वह किस तरह से हमको दिखता है। सबसे पहले इसका जो शासनकाल है वह 1320 से लेकर 1325 तक हमको मिलता है। तो 5 वर्षों का शासनकाल है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसने तुगलक वंश की स्थापना की और जो शासन का केंद्रीकरण है वह हमको इसके साथ दिखता है। गयासुद्दीन तुगलक यह प्रयास करता है कि इसके जो पहले के राजा है, जैसे खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी भी यही प्रयास कर रहा था कि वह सारी शक्ति अपने पास रखे और खुद ही वह कंट्रोल करे। तो गयासुद्दीन तुगलक भी कुछ उसी तरह की विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है और जो केंद्रीकरण की नीति है वह नीति यह भी अपनाता है। यह जो भी अधिकारी नियुक्त करता है उसके विषय में यह ध्यान रखता है कि वह अधिकारी उसके प्रति समर्पित हो, यानी कि ऐसे किसी अधिकारी की जिसकी विद्रोह करने की संभावना है वह उसको नियुक्त नहीं करता था। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उसको वह खुद ही लेता था। तो शासन का जो केंद्रीकरण है वह हमको गयासुद्दीन तुगलक के साथ दिखता है। यह प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी करता है, जैसे नायक और मुकर्रब की नियुक्ति। यह दोनों सैन्य प्रमुख हैं, तो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डेडिकेटेड अधिकारियों की यह नियुक्ति करता है और अपनी जो सैन्य व्यवस्था है उसको मजबूत करने का प्रयास करता है। अपने शासनकाल में यह बहुत सारे सैन्य सुधार भी करता है और एक परिवर्तन करता है कि जो स्थिर सैन्य सेवा है, यानी कि जो सैन्य व्यवस्था है वह स्थिर रहे। इससे पहले भी व्यवस्था वह बनी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ यह नियमित भर्ती भी चालू कर देता है। मतलब भर्ती होने में एक समय अंतराल पहले से तय है, वह व्यवस्था यह चालू कर देता है। तो समय पर भर्तियां होंगी जिससे सेना का जो अरेंजमेंट है वह ठीक से चलता रहे और स्थिर सेना यानी कि अस्थाई सेना रखने का प्रावधान भी हमको दिखता है। और उस अस्थाई सेना के साथ साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो नगद वेतन देने की व्यवस्था है वह भी हमको दिखेगी। इससे पहले के प्रशासकों के साथ भी हम यही देख रहे थे कि नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आएगी, जब टैक्स की दर घटा दी जाएगी। अब जो नई टैक्स की दर है वह है 1/3। अलाउद्दीन के समय हमने देखा था टैक्स की दर थी 1/2, यानी कि 50% टैक्स लिया जाता था। अब टैक्स को किया गया 1/3। 1/3 मतलब 1/3। तो टैक्स की दर घटाई गई और जब टैक्स की दर घटाई गई तो इससे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह पूरा मैनेजमेंट ही बिगड़ जाएगा और उस बात का जो प्रभाव पड़ेगा वह हम गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी देखेंगे। और इसके बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा तो वह भी इसी समस्या का सामना करेगा। आर्थिक समस्याएं तुगलक वंश में लगातार दिखती रहेंगी और तुगलक वंश के जो भी राजा हैं वह लगातार ऐसे प्रयास करेंगे जिससे टैक्स का कलेक्शन लगातार बढ़ता जाए। जब आप मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे तो वह बहुत सारे सुधार करता है और उन सुधारों के बावजूद भी वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पाता है। तो एक प्रमुख समस्या के रूप में यह उभरेगा कि जो भू राजस्व की दर घटाई जाएगी वह साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको प्रभावित करने लगेगी। इसके अलावा यह दक्षिण भारत में भी बहुत सारे सैन्य अभियान करते हैं। दक्षिण भारत में भी यह कोशिश करते हैं कि वह क्षेत्र इनके अधिकार में आ जाए और वहां से वह धन का अर्जन कर सके, लेकिन अंततः जो दक्षिण भारत के अभियान है वह सफल नहीं हो पाते हैं। जो दक्षिण भारत के शासक हैं वह तगड़ा विद्रोह करते हैं और जो तुगलक वंश के राजा हैं वह अपने सैन्य अभियान यहाँ पर पूरे नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम यह देखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया है। राजधानी ट्रांसफर कहाँ किया है? दिल्ली से तुगलकाबाद। अब यहाँ आप एक अंतर ध्यान रखेंगे, राजधानी का ट्रांसफर बाद में फिर होगा। कौन करेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन वह कहाँ करेगा? दौलताबाद या फिर देवगिरी। और अभी राजधानी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद में यह राजधानी ट्रांसफर करता है। तुगलकाबाद है कहाँ? यह दिल्ली के दक्षिण में है। और लक्ष्य क्या है? वह यह कोशिश कर रहा है कि राजधानी ट्रांसफर करने के बाद जो मध्य भारत का क्षेत्र है और जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां पर अपनी कंट्रोल की व्यवस्था वह बना पाएगा। तो इस कारण से यह राजधानी ट्रांसफर होती है। हालांकि जो यह योजना थी यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया जाएगा और राजधानी वहां पर ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन बहुत सफल प्रयोग यह नहीं दिखेगा और गयासुद्दीन तुगलक के बाद फिर से राजधानी दिल्ली को ही बना दिया जाएगा। इसके अलावा इसकी नीतियों में हम देखते हैं कि जो बागी शासक हैं, जो विद्रोही शासक हैं, उनके खिलाफ यह भी कठोर कार्यवाही करता है।
इससे पहले हमने अलाउद्दीन खिलजी को देखा था और अलाउद्दीन खिलजी भी कठोर कार्यवाही करता है जो कोई भी उसके विरोध में होता है। तो उसी तरह की व्यवस्था के साथ यह भी आगे बढ़ता है और विद्रोहियों को कड़ी सजा देने की जो व्यवस्था है उसको यह भी लागू करवाता है। अंतर आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो अलाउद्दीन का शासनकाल है वह ज्यादा प्रभावशाली है। ज्यादा प्रभावशाली मतलब बहुत कठोर तरीके से वहां सजा दी जाएगी। अब जो सजा देने की व्यवस्था है वह प्रशासन द्वारा यह कहा तो जाएगा कि बहुत कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन अलाउद्दीन जितना प्रभावशाली तरीके से यह विकसित नहीं हो पाएगा। और उसका कारण क्या है? अलाउद्दीन ने जो तंत्र बनाया था और स्पेशली उसमें गुप्तचर व्यवस्था, वह व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी। इससे जो सही अपराधी है उसकी खबर अलाउद्दीन तक पहुंचती थी। लेकिन अब जो नया तंत्र है वह तंत्र उतनी अच्छी व्यवस्था के साथ नहीं विकसित होगा और सजा भले ही कड़ी दी जाए लेकिन जितने लोगों को सजा दी जा रही है वह हमको परिवर्तित होता हुआ दिखेगा। तो अलाउद्दीन के शासनकाल में ज्यादा सजाएं दी जाएंगी, ज्यादा कठोर सजाएं दी जाएंगी। और जो गयासुद्दीन तुगलक का काल है यहाँ कठोर सजाएं तो दी जाएंगी लेकिन सीमित संख्या में। गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत सारे प्रयास किए जिससे वह दिल्ली सल्तनत को अन्य क्षेत्रों में भी फैला सके, उसका विस्तार कर सके, लेकिन उसके बहुत सारे प्रयासों के बाद भी अंततः वह असफल हो जाता है और दिल्ली का जो क्षेत्र है उसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पाता है। गयासुद्दीन तुगलक की जब नियुक्ति हुई थी तो हमने यह देखा था कि एक तो इसका नाम क्या था, गाजी मलिक, दूसरा यह समर्थन से नियुक्त हुआ था निजामुद्दीन औलिया के। इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि जो जनता है, आम जनमानस है, उसमें क्या भावना थी कि यह जो है दिल्ली का विस्तार करेगा। उसके साथ साथ जो प्रशासनिक निष्ठुरता आ गई है या प्रशासन में जो दक्षता की कमी हो गई है उस दक्षता को यह बढ़ाएगा। तो उन सारे लक्ष्यों के साथ इसकी नियुक्ति की गई थी या इसको सुल्तान के रूप में चुना गया था। लेकिन जो संसाधनों की कमी है वह इसके साथ बनी रहेगी और संसाधनों में भी सबसे ज्यादा आप ध्यान रखेंगे आर्थिक संसाधन। तो आर्थिक संसाधन की कमी इसके साथ लगातार बनी रहेगी और यह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था का उतना विस्तार नहीं कर पाता है जितनी इससे अपेक्षा थी। अब हम यह समझे कि राजधानी को जो दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर किया गया उसका कारण क्या था, क्यों यह काम किया गया था। तो सबसे पहले जो भौगोलिक स्थिति है किसकी, दौलताबाद की, यह दिल्ली के दक्षिण में है और इससे यह प्रयास किया जा रहा था कि जो मध्य भारत का भाग है, जो दक्कन का भाग है, जो दक्षिण भारत का भाग है, वह सब इससे कंट्रोल हो सकता है। तो जो कंट्रोल की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली से उतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, खास करके दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए, मध्य भारत में अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए और दिल्ली सल्तनत पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए इस राजधानी को ट्रांसफर किया गया था। दूसरे, जो सैन्य रणनीति के रूप में हम देख पाते हैं कि जो आक्रमण हो रहे थे और जो विद्रोह हो रहे थे उसका सामना उस समय दिल्ली कर रही थी। तो दिल्ली में आक्रमण हो रहे थे और बहुत सारे आंतरिक विद्रोह भी हो रहे थे। तो गयासुद्दीन तुगलक को यह लगा कि अगर वो अपनी राजधानी ट्रांसफर कर देगा तो उससे जो नई राजधानी बनेगी उसमें वह अपनी प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा अच्छे से स्थापित कर पाएगा और जो यह आंतरिक विद्रोह हो रहे हैं यह आंतरिक विद्रोह वह रोक देगा। और क्योंकि यह क्षेत्र दूर है, मतलब दक्षिण तरफ है, तो जो बाह्य आक्रमण है वह भी उतने प्रभावशाली नहीं रह जाएंगे। तो दौलताबाद में यह किले बनवाता है और किलेबंदी की व्यवस्था लागू करवाता है। मजबूत किलों के माध्यम से इसको यह उम्मीद थी कि जो दौलताबाद है वह सुरक्षा के लिए काफी उपयुक्त है। तो सैन्य रणनीति के तहत भी दौलताबाद को राजधानी के रूप में चुना जाता है। जो विपरीत परिस्थितियां हैं और जो आंतरिक असंतोष है वह भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि आंतरिक संघर्ष चल रहे हैं, असंतोष की स्थिति बनी हुई थी और इसको यह लग रहा था कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको यदि नए सिरे से प्रारंभ किया जाए, यानी कि राजधानी को ट्रांसफर किया जाए दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर करने के बाद वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको फिर से शुरू किया जाए, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का। तो इस वजह से भी दिल्ली को छोड़कर दौलताबाद राजधानी के रूप में चुना गया। संवेदनशीलता और वैभव का जो प्रतीक है उस रूप में भी दौलताबाद को राजधानी के रूप में चुना गया। इसने वहां पर किला बनवाया था और किला बनवाने के बाद यह इसने सोचा कि अगर हम दौलताबाद को राजधानी के रूप में बना देते हैं तो एक नई पहचान होगी किसकी, तुगलक वंश की, क्योंकि यह खिलजी वंश के बाद प्रशासक बना था और नई पहचान देने के लिए अपने वंश को यह कोशिश कर रहा था कि एक नया किला बनवाए और नया किला बनवाकर वहां अपनी नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करे। और दौलताबाद वह विकल्प बनता है जहां पर यह किला बनवाएगा और अपनी राजधानी ट्रांसफर करेगा। तो यह भी एक कारण है जिस वजह से यह अपनी राजधानी ट्रांसफर करता है। अब हम समझें कि जो इतने सारे इसने
कारण बताए या इतने सारे कारण जो हमको दिख रहे हैं जिसके कारण यह राजधानी ट्रांसफर की गई थी। तो अंततः जो यह निर्णय लिया गया राजधानी ट्रांसफर करने का, यह निर्णय गलत कैसे हो गया? तो सबसे पहले जो भौगोलिक स्थिति है और जो जलवायु की समस्याएं हैं, दिल्ली से यह क्षेत्र दक्षिण में है और दक्षिण में होने के साथ साथ जो इसकी प्राकृतिक संपदाएं हैं वह दिल्ली से काफी डिफरेंट हमको मिलती हैं। इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा समस्या आती है पानी की, क्योंकि पानी यहाँ पर उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है। और उसके साथ साथ क्योंकि नई राजधानी यह बना रहा है और जब यह नई राजधानी बना रहा है तो बहुत सारे लोगों को उस राजधानी में लेकर भी जाएगा। तो इन लोगों को दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक यात्रा करनी पड़ती है और यह यात्रा काफी कठिन मार्गों से करनी पड़ती है। तो जो आम जनता है उसके लिए यह काफी दुखदाई साबित हुआ। और जो जलवायु है दिल्ली की, उससे काफी डिफरेंट जलवायु यहाँ मिल रही है। तो यह भी कारण बनेगा कि यह फैसला गलत साबित हो जाएगा। जो संसाधन है वह संसाधन भी हमको दौलताबाद में कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू दिल्ली। यहाँ पर पानी की समस्या, भोजन की समस्या, जो बेसिक जरूरतें हैं उनकी समस्या भी हमको दिखती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी उतना अच्छा विकसित नहीं है, क्योंकि दिल्ली एक लंबे समय में विकसित हुआ था। तो राजधानी के रूप में दिल्ली बहुत टाइम से बना हुआ था और दौलताबाद को नई नई राजधानी बनाया गया था। तो जो सुविधाएं दिल्ली में थी वह सुविधाएं उसको दौलताबाद में नहीं मिल रही थी। तो यह भी अंतर हमको दिखता है दिल्ली और दौलताबाद के मध्य, जिसके कारण राजधानी ट्रांसफर करने का यह फैसला गलत साबित होता है। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अराजकता है वह भी हमको दिखती है कहाँ, दौलताबाद में, क्योंकि राजधानी को ट्रांसफर किया गया था कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद। इसी में बहुत सारे जो प्रशासक हैं उनको भी ट्रांसफर करना पड़ा और जब उनको ट्रांसफर करना पड़ा तो वह अपनी मर्जी से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि जहां पर कोई बसा हुआ है और उसको किसी नए स्थान पर भेजा जाए तो यह प्रयास करेगा कि नए स्थान पर उसको ना जाना पड़े। तो क्या किया गया, इनको जबरन भेजा गया, मजबूरी में यह अधिकारी गए। और जब यह अधिकारी मजबूरी में गए तो इससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। क्यों सारे अधिकारी ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्यों राजधानी को ट्रांसफर किया जा रहा है? जनता में इस बात को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं थी। जनता को बहुत नहीं पता था कि क्यों यह सब कुछ किया जा रहा है। और यह दिखता है कि जो विश्वास होता है आम जनता का सुल्तान पर या राजा पर, वह विश्वास यहाँ कमजोर हो जाता है। लोगों को यह लगने लगा कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर करना एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि किसी दबाव के रूप में किया जा रहा है। तो यह एक तरह से प्रशासनिक अराजकता की स्थिति बन गई। लोगों के मन में यह कंफ्यूजन पैदा हो गया कि यह क्यों राजधानी ट्रांसफर किया जा रहा है। लोग असंतुष्ट थे और विद्रोही भी हमको दिखने लगे थे। बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे आंतरिक, और जो आर्थिक स्थिति थी वह भी कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि नगद वेतन देने की व्यवस्था बनाई गई थी और टैक्स का रेट घटाया गया था। तो एक तरफ नगद वेतन दिया जाएगा, दूसरा टैक्स घटाया जाएगा, नियमित रूप से सैनिकों की नियुक्ति होगी, सेना को क्या किया जाएगा, अस्थायी किया जाएगा, तो अस्थायी सेना का निर्माण होगा। इससे जो प्रशासनिक खर्च है वह प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ता जाएगा। और जब यह प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ता जाएगा और टैक्स कलेक्शन कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, विद्रोह, और वह विद्रोह हमको बड़ी मात्रा में दिखेंगे। एक समस्या हम और देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वह सिस्टम भी हमको कमजोर दिखता है। दिल्ली और दौलताबाद के बीच एक दूरी है और वह दूरी समस्या पैदा कर देता है प्रशासनिक व्यवस्था के पीछे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि दिल्ली को छोड़ दिया गया था, दिल्ली भी इनके कंट्रोल में था। और दिल्ली और दौलताबाद के बीच एक कनेक्टिविटी बनी रहे, दोनों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहे, प्रशासनिक जो आदेश हैं या जो प्रशासनिक निर्णय है वह दोनों स्थानों पर ट्रांसफर होते रहे, यह सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई उतना अच्छा सिस्टम डेवलप नहीं था, तो जो संचार की समस्या है, कम्युनिकेशन की समस्या है, वह समस्या भी हमको दिखने लगी। तो यह भी कारण बना कि जो यह ट्रांसफर किया गया था उसको इसने गलत साबित किया। उसके साथ साथ जो कंट्रोल सिस्टम है वह भी हमको कमजोर होता हुआ दिखने लगा, क्योंकि दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले जाई गई और जब यह दौलताबाद ले जाई गई तो जो कंट्रोल करने का सिस्टम है दिल्ली में भी और दौलताबाद में भी, अब उस सिस्टम को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले दिल्ली में ज्यादा कंट्रोल करना था, अब दिल्ली को भी कंट्रोल करना है और दिल्ली के साथ साथ दौलताबाद को भी कंट्रोल करना है। इसके साथ साथ जो स्थानीय रियासतें हैं वह भी विद्रोह करने लगी, और स्पेशली दक्षिण भारत में
तो दक्षिण भारत में भी यह अपना विस्तार करना चाह रहा था। काफी हद तक वही इसका लक्ष्य था, जिस कारण से यह राजधानी ट्रांसफर की गई थी। लेकिन क्योंकि यह लक्ष्य उसका पूरा नहीं हो रहा था, जो दक्षिण भारत के प्रशासक हैं वह कड़ी टक्कर दे रहे थे और दक्षिण भारत में यह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पा रहा था। तो दक्षिण भारत से इसको समस्याएं भी आ रही थी। जो इसने लक्ष्य रखा था कि राजधानी को ट्रांसफर करने के बाद यह आसानी से उन क्षेत्रों तक पहुंच पाएगा, वहां पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर पाएगा, वह भी नहीं हो रहा था। तो दौलताबाद का जो निर्णय था, वह निर्णय इन सारे कारणों के कारण गलत साबित होता है। अब हम देख लेते हैं एक व्यवस्था को। व्यवस्था का नाम है मुकद्दम और वली। यह दोनों क्या है, इनके विषय में हम देख लेते हैं। तो मुकद्दम और वली, यह दोनों जो दिल्ली सल्तनत है उसमें प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमको दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह अधिकारी अब नए हैं, यह अधिकारी पहले से उपस्थित थे, लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने इनमें थोड़े बदलाव किए। तो सबसे पहले हम यह समझ लें कि यह अधिकारी है कौन, उसके बाद हम समझे कि गयासुद्दीन तुगलक ने किस तरह के बदलाव किए। सबसे पहले हम देखते हैं मुकद्दम को। मुकद्दम क्या है? यह सबसे पहले एक सरकारी पद है, अर्थात यह एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी है। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी क्षेत्र विशेष का इसको शासक बनाया जाता था। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती थी? दिल्ली सल्तनत के द्वारा, यानी कि सुल्तान द्वारा। सुल्तान एक व्यक्ति को नियुक्त करता था मुकद्दम के रूप में। मुकद्दम क्या करता था? उस क्षेत्र से जो कर संग्रह है उसको वह देखता था। उसके साथ साथ जो प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण है वह भी यही मुकद्दम देखता था। तो स्थानीय प्रशासन का एक तरह से यह मुखिया था। इसका काम क्षेत्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था को चलाना था, करों का संग्रह करना था और जो राज्य के आदेश हैं उनको लागू करवाना था। यह प्रणाली शासन को प्रादेशिक स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए बनाई गई थी, यानी जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है वहां पर शासन प्रभावशाली तरीके से काम करे, उसके लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया था। इसमें गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ बदलाव किए, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक क्या कर रहा था वह आप मूल समझिए, यह केंद्रीयकरण कर रहा था। और मुकद्दम उदाहरण किसका है? विकेंद्रीकरण का। तो विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है, मुकद्दम को क्योंकि बहुत सारे अधिकार थे, यह प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, कर संग्रह देखता था, जो स्थानीय मामले हैं उनको भी यह देखता था। और व्यवस्था अब क्या हो रही है? केंद्रीकरण की। तो जब केंद्रीकरण की व्यवस्था हो रही है तो इसकी शक्तियों में क्या की जाएगी? कमी की जाएगी। तो हम देखते हैं कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वह कोशिश करता है कि इस मुकद्दम की शक्तियों को कम कर दिया जाए, और इन्हीं कारणों से मुकद्दम की शक्ति को कम कर दिया जाता है। दूसरा हम देखें वली। वली दरअसल क्या है? यह भी प्रशासनिक पद है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रभाव होगा धार्मिक मामलों का। अर्थात वली जो है यह धार्मिक मामलों को ज्यादा देखता था। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो धर्म की स्थिति है वह यह कंट्रोल करता था। तो धर्म का ठीक से पालन हो, जो धार्मिक व्यवस्था है वह व्यवस्था ठीक से चले, और जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसके सारे लोग धर्म का पालन करे, वह कार्य यह देखता था। कई बार हम यह भी पाते हैं कि जो आपका यह वली है वह न्यायिक कार्य भी करता है। तो क्योंकि प्रशासनिक कार्य भी करेगा। अब कैसे? धर्म है, धर्म कोई भी है तो धर्म के क्या है? कुछ नियम है, उस नियम के हिसाब से समाज को चलना है। और जो धर्म है यह धर्म इस समय कैसा है? राजधर्म, अर्थात राजा का धर्म। तो इसी धर्म के हिसाब से चलना है, और इस धर्म से भी क्या बनेंगे? नियम बनेंगे। तो जो यह नियम बनेंगे यह समाज में ठीक से चलते रहे, वह काम कौन देख रहा था? वली। अब क्योंकि यह नियमों के अनुसार समाज चले उस चीज को देख रहा था, तो यह क्या हुआ? प्रशासनिक अधिकारी भी। लेकिन यह दंड देने का अधिकार भी रखता था। धर्म के विरुद्ध यदि कोई जाकर कोई कार्य करता था तो यह क्या करेगा? दंड भी देगा। तो प्रशासनिक कार्य भी दिखेंगे और न्यायिक कार्य भी हमको दिखेंगे। तो वली यह दोनों तरह के काम करता था। इसकी भूमिका को भी चेंज किया गया, क्योंकि यह आप देखेंगे कि यह भी विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। तो इसकी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा और इसकी शक्तियों को घटाया जाएगा। अब जो केंद्रीय शक्ति है वही ज्यादा ताकतवर है। जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वह राज्य की उच्च सरकार द्वारा लिए जाएंगे, और जो स्थानीय अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। तो स्थानीय अधिकारियों की जो पावर है उसको घटाया जा रहा है। तो मुकद्दम और वली इन दोनों की क्षमता को घटाया जाएगा। इसके साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक के साथ एक बहुत विशेष चीज हम देखते हैं, और यह परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डाक व्यवस्था और नहर व्यवस्था या जो सिंचाई व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा सुधार किसने किया है? दिल्ली सल्तनत में।
तो वहां पर हमको नाम मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक का। इन्होंने नहर व्यवस्था को काफी अच्छे तरीके से विकसित किया और जो डाक व्यवस्था है उसको भी इन्होंने विकसित किया। नहरों का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि जो कृषि व्यवस्था है उसमें सुधार हो। अभी हम देख रहे हैं कि टैक्स का रेट घटाया गया, और टैक्स का रेट घटाया गया उससे फर्क क्या पड़ रहा है कि जो आय है प्रशासन की वह आय भी घट गई, और जब आय घट गई तो क्या होगी? क्षमता घटेगी किसकी? प्रशासन की। अब यह सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो कोशिश क्या की जा रही है कि उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो जो टैक्स का कलेक्शन है वह टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाएगा, और जब टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाएगा तो राज्य की जो आय है वह आय बढ़ेगी, और जब राज्य की आय बढ़ेगी तो उसकी क्षमता में भी विकास होगा। इस तरह का प्रयास किया जा रहा था, इसीलिए नहरों का बड़ी मात्रा में निर्माण करवाया जाएगा। दिल्ली के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में नहरें बनवाई जाएंगी, और नहरों का मुख्य लक्ष्य क्या है? कृषि उत्पादन पर फोकस्ड होना। इससे जो सिंचाई व्यवस्था है वह काफी मजबूत हुई, और जो कृषि क्षेत्र है उसका विकास हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, और इससे जो व्यापार है वह भी बड़ी मात्रा में हमको बढ़ता हुआ देखने लगा। जल परिवहन यह भी प्रारंभ हुआ, मतलब नहरों के माध्यम से या जलीय मार्गों से यातायात भी किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किया जा सकता है। यह व्यवस्था भी विकसित हुई। तो नहरें बनवाई गई बहुत सारी, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। डाक व्यवस्था का अगर हम विकास देखें तो यह भी किया गया, क्योंकि जो सूचना का आदान प्रदान है वह बहुत धीमी गति से हो रहा था, तो इसने एक केंद्रीय डाक व्यवस्था की स्थापना की। जो संचार व्यवस्था है उसमें काफी सुधार हुआ, और अब संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत तेजी के साथ ट्रांसफर होने लगे। इसने बहुत सारे डाकघर बनवाए और उन डाकघरों में कर्मचारियों की नियुक्ति की। इससे जो सूचना का आदान प्रदान है वह काफी कम समय में होने लगा। डाक व्यवस्था के विकास से संचार में काफी सुधार हुआ, कम्युनिकेशन आसान हो गया, और जो राजा के आदेश हैं वह आदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेजी के साथ पहुंचने लगे, और जो सूचनाएं हैं वह राजा के पास भी बहुत तेजी के साथ पहुंचने लगी। इससे जो राज्य का नियंत्रण है वह नियंत्रण काफी बढ़ गया, क्योंकि अब कोई विद्रोह होता था या कोई भी ऐसी घटना होती थी जो प्रशासन के लिए ठीक नहीं है, तो प्रशासन के पास वह सूचना बहुत तेजी के साथ पहुंच जाती थी, और जब सूचना तेजी के साथ पहुंच जाती थी तो प्रशासक उतनी ही तीव्रता के साथ रिएक्ट करता था। इससे क्या हो रहा था? जो राजनीतिक नियंत्रण है वह लगातार बढ़ता रहा। गयासुद्दीन तुगलक के डाक व्यवस्था का विवरण जो मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता, जिसकी एक पुस्तक है रेहला, वहां पर भी हमको मिलता है। तो इस तरह से जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने बहुत सारे सुधार करने का प्रयास किया। अंततः जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आया जितना आना चाहिए था, लेकिन जो डाक व्यवस्था का विकास किया और जो नहर व्यवस्था का विकास किया इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिला। तो इस तरह से गयासुद्दीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और उसने जिस तरह के सुधार किए वह सब कुछ हम देख चुके हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।